नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम 31 से लेकर 45 क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मानगढ़ हिल्स। विद रेफरेंस टू मानगढ़ हिल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज सिचुएटेड एट द असम मेघालय बॉर्डर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये मानगढ़ हिल है वो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे स्थित है। तो इट इज लोकेटेड ऑन राजस्थान एंड गुजरात बॉर्डर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज साइट ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग वेयर ए मैसेक्रे ऑफ आवर 1500 Bhil ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स टुक प्लेस इन 1945। यानी कि यहाँ पे 1500 भील्स मारे गए थे 1945 के अंदर। ये वो जगह है मानगढ़ हिलॉक। तो ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे ओनली। तो अभी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, उसने इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है अंडर आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके अंदर। तो अमृत काल क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस के 75 वर्ष के बाद से शुरू होके इंडिपेंडेंस के 100 साल तक के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? आजादी का अमृत काल। ठीक है, तो अमृत काल बोल रहे हैं इसको। एंड अभी हमने 1 साल तक क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया है। तो उसमें इसको डिक्लेयर किया गया है। मानगढ़ हिल राजस्थान वाली का है, उसका हिलों को इस जगह को ये डिक्लेयर कर देगा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बाय के द्वारा नेशनल मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो दिस इज सिचुएटेड एट गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ये देखो यहाँ पे है, ये यहाँ पे गुजरात की बॉर्डर है, यहाँ पे राजस्थान की बॉर्डर है। तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे गोविंद गुरु एक भील का लीडर था, ट्राइबल भील्स का लीडर था। उसके अंडर यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। तब वहाँ पे 1913 में यहाँ पे मैसेक्रे हुआ था, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। एंड इसको बोला जाता है आदिवासी जलियांवाला बाग कांड बोला जाता है इसको। जलियांवाला बाग कांड के अंदर अमृतसर के अंदर लोगों को मारा गया था, यहाँ पे इसके अंदर मारा गया है मानगढ़ हिल के अंदर। ठीक है, तो इसको लीड कौन कर रहा था? गोविंद गुरु लीड कर रहे थे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए हैं। उससे पहले क्या थे? 2000 से लेके 2015 तक क्या थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इज बिहाइंड ऑल दी साउथ एशियन नेशंस एक्सेप्ट पाकिस्तान इन एसडीजी रैंकिंग। 2021 एसडीजी रैंकिंग आई थी, उसके आधार पे क्वेश्चन दिया गया है। तो इंडिया की जो रैंक है वो पाकिस्तान से अच्छी है और बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनसे सबसे खराब है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, इंडिया का जो स्पेसिफिक इंडेक्स है दैट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। गलत हो जाएगा, ऑक्सफैम नहीं है, नीति आयोग है। एंड विद कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर बनाया गया है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो नीति आयोग प्लस यूनाइटेड नेशन ने मिलकर बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली करेक्ट है, इसका 1 ओनली करेक्ट है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, वो रिलीज करता है देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड 169 टारगेट्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इंडिया की रैंक आई थी 2021 के अंदर कितनी थी? 120 थी आउट ऑफ 192 नेशंस। एसडीजी इंडिया जो इंडेक्स है वो डेवलप किया गया है नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम हेल्थ है, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ आदि एस्पेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा। तो फर्स्ट कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट देखोगे तो दे आर नॉट अलाउड टू वोट इन इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो दे आर अलाउड, तो ये गलत हो जाएगा। तो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा के अंदर कितने हो जाएंगे? 12 नॉमिनेट करते हैं। पहले 2 मेंबर हुआ करते थे, वो
प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे लोकसभा के लिए, किसमें से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो नॉमिनेट करते थे, एंग्लो इंडियन, जिसको क्या है अभी रिमूव कर दिया गया है, ये अभी होल्ड नहीं होता है, ये 12 अभी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एंड तो दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं, परंतु प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी एज टेक्निकली दे आर इंडिपेंडेंट मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 मंथ। इंडिपेंडेंट मेंबर है दैट कैन नॉट ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो क्या है, एंड उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर है वो, यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर इसको ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करे, इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी ज्वाइन कर ले पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्टिंग, एंड अनदर जो है कि पॉलिटिकल विप को नहीं मानेंगे तब भी इसमें डिक्लेयर किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इज दे कैन टेक पार्ट इन द नॉमिनेटेड मेंबर कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, दिस इज करेक्ट है। एंड सचिन तेंदुलकर को भी अडॉप्ट किया गया, तो ये दिया गया था, ठीक है, डन। तो ये भी गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता, थर्ड ओनली, ठीक है। तो बाकी ये उसी तरह होते हैं जैसे कि नॉर्मल मेंबर होते हैं। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा इन द फील्ड ऑफ ALSS, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। ALSS के अंदर नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 मंथ। एंड रोल ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में बात करोगे तो शैल एंजॉय, नॉमिनेटेड मेंबर एंजॉय ऑल द पावर एंड प्रिविलेजेस व्हिच आर इन इलेक्टेड मेंबर एंजॉय एक्सेप्ट दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द president election, ठीक है। they can take part in the proceeding of the house, yes, and the election of the vice president and president देखो तो they take part in the vice president के election में participate करते हैं, president के election में participate नहीं करते हैं। then next question is with reference to sustainable development goal consider the following, ठीक है। तो इनमें से आपको मैच करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, दिस इज करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो किससे, क्लीन एनर्जी से है। देखो 4 वाला एजुकेशन से है, 7 वाला क्लीन एनर्जी से है, तो ये दो तो याद ही रखने हैं, 4 वाला एजुकेशन, 7 वाला क्लीन एनर्जी, ठीक है। और 12 वाला है वो है किससे है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सस्टेनेबल सिटीज से कौन सा रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11। तो सिटीज में जाओगे तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है वो सिटीज से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 वाला है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें क्या है 2 ही हैं जो करेक्टली मैच किए गए। इसमें पूछा गया है कि कितने पेयर, इनमें से कितने पेयर हैं वो करेक्टली मैच किए गए हैं, तो इसमें ओनली 2 पेयर्स आर मैच, तो सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है वो नो पॉवर्टी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 हंगर होगी। तो यदि आपके पास पॉवर्टी नहीं रहेगी, एक लड़की मान लेते हैं, एक लड़की है वो पॉवर्टी नहीं है, पहले उसको वो अपनी गरीबी दूर करेगी, गरीबी दूर करने के बाद उसकी हंगर मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी, तो फिर वो उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी तो उसको अच्छी एजुकेशन चाहिए होगी, अच्छी एजुकेशन चाहिए होगी तो फिर वो लड़की क्या है जेंडर इक्वालिटी की मांग करेगी। एंड फिर क्या है वो जेंडर इक्वालिटी की मांग करेगी तो वो साफ पानी और साफ इन्वायरमेंट की भी मांग करेगी, सैनिटेशन की मांग करेगी, ठीक है। दान फिर उसके बाद में उसको चाहिए, उसके लिए फिर उसको ये साफ पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। 7वें नंबर पे उसके पास क्लीन एनर्जी आ जाएगी अच्छी खासी। एंड फिर उसके बाद उसको चाहिए होगा काम, तो फिर वो करेगी काम बहुत सारा। साफ एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आएगी तो वो करेगी काम बहुत सारा, ठीक है। जो काम करेगी तो उसके लिए कहाँ पर काम करेगी, वो काम करेगी इंडस्ट्री में, फिर वो जाएगी इंडस्ट्री में, वो काम करेगी इंडस्ट्री में काम करेगी। तो इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होगी, शहर में। इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड इन शहर में लोकेटेड होगी, सिटी में लोकेटेड होगी। तो शहर में फिर वो कमाएगी तो वो प्रोडक्शन करेगी, तो शहर में क्या करेगी, वो प्रोडक्शन करेगी और खर्चा करेगी, फिर वो कमाएगी तो वहाँ पे कंजप्शन भी करेगी, खर्चा करेगी, ठीक है। तो खर्चा करेगी तो वहाँ पे वो, क्योंकि वो खर्चा भी कर रही है और गई है तो वहाँ पे गाँव से शहर में गई है तो वहाँ पे उसका क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, ठीक है। तो उसका जो है खर्चा करेगी तो अपना वो क्लाइमेट, उसका जो अपना हुलिया ही चेंज कर लेगी, तो हुलिया चेंज कर लेगी यानी कि क्लाइमेट चेंज हो गया उसका, ठीक है। फिर उसको फिर वो बहुत सारा पानी लाइफ बिलो वाटर आएगी, फिर वो यानी कि पानी में जाएगी, सैर करके आएगी, फिर वो जमीन पे
उसके पैर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए हॉट मनी। तो फर्स्ट अब पीआई के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो इसके कारण फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ऑफन रेफर्ड एज ए हॉट मनी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ऑफन रेफर्ड एज ए हॉट मनी। यस, दिस इज बिकॉज इट इज लेस लिक्विड। तो इट इज मोर लिक्विड होता है, ये ज़्यादा लिक्विड होता है, लेस लिक्विड नहीं होता है, मोर लिक्विड होता है एंड इजीली टू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड इट इज़ मोर रिस्की दैन दी एफडीआई। एफडीआई से ये ज़्यादा रिस्की होता है। तो दिस इज इनकरेक्ट हो जाएगा फिर ये। तो एफपीआई इज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का पार्ट है, नहीं गलत है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। दैन इट इज कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो यदि आपने नहीं देखा है तो हमारा इकोनॉमी 550 सीरीज के अंदर एफडीआई पे पूरे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो देख सकते हो। इट प्रोवाइड इन्वेस्टर विद द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट की डायरेक्ट ओनरशिप देता है। दिस इज करेक्ट है, तो 34 कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ये डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलता है इसके अंदर। तो डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलता है इसके अंदर, शेयर्स मिलते हैं, शेयर्स, ठीक है। इट प्रोवाइड दी ऑनर विद डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, और फाइनेंशियल एसेट नहीं होता है, इसमें शेयर्स होते हैं। एफपीआई में शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, एंड जो एफडीआई के अंदर है वो डायरेक्ट एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये थर्ड गलत हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली, ठीक। तो ट्रेंड फॉरेन पोर्टफोलियो बहुत से भारतीय मार्केट से बाहर गए हैं, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो जनरली किस में होता है, स्टॉक्स में होता है, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, बॉन्ड्स में होता है, म्यूचुअल फंड्स में होता है, ईटीएफ में होता है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती है कंपनी। इट इज रिलेटिवली लिक्विड होता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, ठीक है। अलॉन्ग विद द एफडीआई, एफपीआई इज वन ऑफ द कॉमन वेज टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। एफडीआई एंड एफपीआई बोथ आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है। एफपीआई इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। एफडीआई एंड एफपीआई बोथ आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंट्री एंड दे आर शोन एज इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये कन्वेंशन कब आया था, 2003 के अंदर इसको साइन किया गया था। 2003 के अंदर कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइन किया गया था। एंड उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज अ लिविंग कल्चरल हेरिटेज। तो इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होता है, जैसे कि हमारी डायलॉग हो गया, जैसे हमें कहा खान पीन क्या है, कुजाइंस क्या है, वो क्या है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के आते हैं। जब लोग जिंदा हैं उन्हीं का है, तो ये लिविंग कल्चर हेरिटेज होता है। दिस इज करेक्ट है, दिस इज द लिविंग कल्चर हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इज द लिविंग कल्चरल हेरिटेज। सेकंड कहता है रिलीजन और लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कन्वेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिलीजन एंड लैंग्वेज नहीं रिकॉग्नाइज की गई है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कन्वेंशन। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, ठीक है। बाकी डायलैक्ट्स और चीज़ें रिकॉग्नाइज की है, तो इसका आंसर ए फॉर आगरा है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ गॉट इलेक्टेड टू अभी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को की। यूनेस्को का ये कन्वेंशन है, यूनेस्को का ये कन्वेंशन है जो कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है। ये यूनेस्को के अंडर आता है, यूनेस्को यूनेस्को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड एजुकेशनल काउंसिल है, ठीक है। साइंटिफिक एजुकेशनल काउंसिल है, ठीक है। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, दे आर द लिविंग कल्चरल हेरिटेज विच आर एक्सप्रेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स में हो सकते हैं। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कैन बी ओरल हो सकता है, ओरल ट्रेडिशन हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट हो सकती है, सोशल प्रैक्टिस हो सकती है, रिचुअल हो सकते हैं, फेस्टिव्स हो सकते हैं। ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग द नेचर एंड यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप भी हो सकती है, ठीक है। दो रिलीजन प्रोवाइड एवरी कम्युनिटी ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी देता है, कंटिन्यूटी देता है रिलीजन, एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड वन सच इन द कन्वेंशन के अंदर रिलीजन इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ठीक है। However, the convention refer to the cultural practices and expression inspired by the religion. For instance, social practices, ritual and festive events are considered. तो ये जो सोशल प्रैक्टिस को कंसिडर किया गया है, रिचुअल को कंसिडर किया गया है, परंतु एज ए होल रिलीजन को नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैच पॉइंट था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ द फ्लड। तो फ्लैश फ्लड क्या होती है, फ्लैश फ्लड। तो पहला है, इनमें आपको बताना है कि मैच की गई है। तो दीज फ्लड्स नॉर्मली बिल्ड बाय स्लोली एंड सीजनली एंड मे कंटिन्यू फॉर डेज और वीक्स। ये कौन सा है, ये रिवर फ्लड्स होती हैं, धीरे धीरे रिवर्स में पानी बहता है। तो जब धीरे धीरे रिवर में पानी बहता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें
जो है चैनल ग्रेडियंट उसका फिल होता है, तो धीरे धीरे इसमें ये फिल होता है चैनल रिवर का, ठीक है। तो यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, तो धीरे धीरे इसके ये इसका जो मेड्स होती हैं, ये इसको क्रॉस करेगा वाटर, तो धीरे धीरे इसके फ्लड प्लेन में क्या है, ये फ्लड आती है धीरे धीरे। देन दिस इज रिवर फ्लड होती है। फ्लैश फ्लड क्या होती है? फ्लैश फ्लड इज डिफाइंड एज ए फ्लड विच अकर विद इन द 6 आवर्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रेनफॉल। यदि जो फ्लड 6 आवर्स के अंदर आ जाए, यदि रेनफॉल शुरू, अभी रेनफॉल शुरू हुई है 12 AM पे रेनफॉल शुरू हुई है, 12 AM पे रेनफॉल शुरू होती है, तो मान लेते हैं वो 6 AM तक यदि फ्लैश फ्लड आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश फ्लड बोलते हैं, ठीक है। एंड कोस्टल फ्लड क्या होती है? दे आर एसोसिएटेड विद दिस कोस्ट पे क्या है? साइक्लोन आते हैं, हरिकेन्स, ट्रॉपिकल से साइक्लोन आते हैं। दिस इज द करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरचेंज की गई है, तो फ्लैश फ्लड विद इन 6 आवर होती है ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। एंड इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, C फॉर कलकत्ता। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू दी काटसा के रिगार्डिंग देखना है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज पास्ड बाय ए रिपब्लिकन कंट्रोल्ड US गवर्नमेंट इन 2017। दिस इज करेक्ट है। एंड it is meant to punish the countries having deep engagement with Russia, North Korea and China using the economic sanction। तो इसमें क्या है, चाइना इंक्लूड है या नहीं है? तो इसमें चाइना इंक्लूड नहीं है, एंड चाइना इंक्लूड नहीं है, बाकी इंक्लूड है, ठीक है। तो रशिया एंड नॉर्थ कोरिया को साथ कोई रिलेशन रखता है, तो उसके अंदर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रो इसमें सैंक्शन लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल AS-400 हम AS-400 मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम, यदि हम रशिया से खरीदने की बात कर रहे थे तब बात चल रही थी कि काटसा के अंदर हमारे पे इंडिया पे सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो ये US का एक्ट है, US का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है। तो रिसेंटली US, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, और कुछ है नहीं करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेरेचो। डेरेचो क्या होती है? रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट? ये एक विंड स्टॉर्म होता है। डेरेचो इज ए विंड स्टॉर्म, ठीक है। तो ये इस तरह का विंड स्टॉर्म होता है जो कि एक लीनियर डायरेक्शन में फॉलो करता है, लीनियर, ठीक है। एंड जबकि जो साइक्लोन होता है वो क्या होता है? साइक्लोन वैसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। साइक्लोन ड्यू टू यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स लगता है, कोरियोलिसिस फोर्स है वो लगता है, यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स का नहीं लगता है, देयर इज नो कोरियोलिसिस फोर्स। तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में एक सिंगल डायरेक्शन में बहता है, ठीक है। ये सिंगल डायरेक्शन में बहता है डेरेचो। एंड ये कहाँ पे आता है? US में आता है, US में जनरली देखने को मिलता है। हुरिकेन्स US वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म्स होते हैं इन विच द थंडरस्टॉर्म विंड हैव नो रोटेशन, लाइक ए टोर्नाडो में रोटेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये देखोगे तो इसका जो हुरिकेन्स को हम इंटेंसिटी को किस पे मेजर करते हैं? साफिर सिम्पसन स्केल होता है, उस पर हुरिकेन के इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। 1 से 5 कैटेगरीज इसमें डिफाइन की गई है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड के आधार पर है, और उसका क्या क्या डैमेजिंग पोटेंशियल है। तो कैटेगरी 1 to 5, ठीक है। कौन सा स्केल है ये याद रख सकते हो, साफिर सिम्पसन स्केल है, जिसपे हम हुरिकेन के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं। देन जो है यहाँ पे जो ये ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक वाला रीजन है, वहाँ पे टाइफून देखने को मिलते हैं, यानी कि साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है यहाँ पे। एंड देन साइक्लोन है, ये इंडियन ओशन वाला रीजन में आपको जनरली साइक्लोन देखने को मिलेगा। हुरिकेन्स है, ये US के आसपास वाला रीजन है, यहाँ पे अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक हो जाएगा ये, एंड अटलांटिक में आपको हुरिकेन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। देन ये हुरिकेन्स और टोर्नाडो के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हुरिकेन्स होते हैं जो जनरली वार्म वाटर के सरफेस पे होते हैं, टोर्नाडो जबकि क्या होते हैं, ये लैंड सरफेस पे अकर करते हैं। एंड विद इन द स्टॉर्म्स दैट आर वेरी क्लोज टू जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम के पास में जो स्टॉर्म होते हैं वहाँ पे टोर्नाडो बनते हैं। हुरिकेन्स अवे फ्रॉम टोर्नाडो बनते हैं, अवे फ्रॉम जेट स्ट्रीम बनते हैं। तो हुरिकेन्स है दे फॉर्म अवे फ्रॉम जेट स्ट्रीम, ठीक है। एंड ये हुरिकेन्स है वो वाटर पे बनते हैं, वाटर सरफेस पे बनते हैं, ठीक है। एंड टोर्नाडो होते हैं वो लैंड सरफेस पे बनते हैं, ठीक है। एंड जो है कैन लास्ट अप टू 3 वीक्स, तो टोर्नाडो हुरिकेन्स है वो 3 वीक्स तक लास्ट कर सकते हैं, जबकि ये 1 घंटे तक की होती है। टोर्नाडोज का मैक्सिमम लाइफ टाइम है वो 1 आवर तक होता है, मैक्सिमम 1 घंटे का होता है, ठीक है। इसमें जो 1 घंटे का होता है इसमें इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है, 300 माइल पर आवर होती है। हुरिकेन की स्पीड कम होती है, 180 माइल पर आवर मैक्सिमम तक जा सकती है, यूजुअली लेस देन इतनी होती है, ठीक है। एंड एवरेज 10 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और ट्रॉपिकल हुरिकेन्स आते हैं अटलांटिक ओशन में। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 800 से 1000 बहुत सारे आएंगे, तो ये 1 आवर का लाइफ टाइम होता है टोर्नाडो का, तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पासमंदा, ठीक है। पासमंदा क्या होता है? विद रेफरेंस टू पासमंदा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिप्रेस्ड क्लास
अमॉन्ग द मुस्लिम्स। तो ये क्या है, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, डिप्रेस्ड क्लास को बोलते हैं दलित एंड डिप्रेस्ड क्लास अमॉन्ग द मुस्लिम्स इज कॉल्ड एज पासमानदा। दिस इज करेक्ट है। जैसे कि हमारे में दलित्स होते हैं वैसे ही हिंदूज में दलित होते हैं, वैसे ही पासमानदा होते हैं उसमें। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1998 बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ये गलत है, मोहम्मद अली जिन्ना तो बहुत पहले मर गया, तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड तो गलत हो ही गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। तो ये टर्म यूज की गई थी अली अनवर अंसारी के द्वारा यूज की गई थी। उसने एक पासमानदा मुस्लिम महाज बनाया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया था, ठीक है। ये बैकवर्ड कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को है, उसको रिप्रेजेंट करती है पासमानदा। आप मेरे को बताओगे हाजोंग एंड हाजोंग क्या होते हैं? हाजोंग तो ये पासमानदा मुस्लिम्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेक्स रिजर्व। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है 41st का, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हैज बीन ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द लास्ट डिकेड। तो अभी जो है एक पिछले कुछ मंथ से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द कंट्री विच हैज हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड इज यूएस। ये गलत बात है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व है वो चाइना के पास है। करंटली चाइना यूएसए मेंटेन नहीं करता है, यूएसए की करंट डॉलर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि वो गोल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट फ्रॉम IMF एंड रिजर्व ट्रेंचे पोजिशन आर द पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड है, स्पेशल ड्राइंग राइट है एंड रिजर्व टेम्परेचर पोजीशन है, वो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है। दिस इज करेक्ट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टू अगर गलत है तो C फॉर कैलकाटा इसका आंसर हो जाएगा, 41 का C फॉर कैलकाटा, ठीक है। तो इंडिया का जो RBI मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज को, इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर इसको फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है कंट्री के अंदर। तो ये 4 कैटेगरीज में हो सकते हैं, रखे जाते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट है, 80% ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया इज फॉरेन करेंसी एसेट है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व का पार्ट है। स्पेशल ड्राइंग राइट फ्रॉम द IMF से होते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है, वो भी इसी से इसका हिस्सा है। तो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा है चाइना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के हैं सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर पे जापान के हैं, अभी लेटेस्ट है, ये अक्टूबर 2022 वाले हैं, ठीक है। दैन स्विट्जरलैंड पे तीसरे नंबर पे है, चौथे पे रशिया है, पांचवें पे इंडिया है, पांचवें पे फिफ्थ लार्जेस्ट जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंडिया के हैं, ठीक है। ताइवान है, फिर सऊदी अरेबिया है, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, ब्राजील, सिंगापुर, जर्मनी, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट इज डिलीवर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये सभी देते हैं, स्टिल कमर्शियल बैंक भी डिलीवर करते हैं माइक्रो क्रेडिट, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी देती हैं। दिस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। तो माइक्रो क्रेडिट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट अमाउंट का लोन होते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड टू द पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाता है। एंड इट इज डिलीवर्ड थ्रू दी शेड्यूल्ड कॉमर्स बैंक के द्वारा डिलीवर किया जाता है। रीजनल रूरल बैंक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं, वो भी इसको डिलीवर करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो भी माइक्रो क्रेडिट देते हैं, माइक्रो फाइनेंस देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज देती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन that are registered as a non-banking financial companies. Non-banking financial companies can be deposit taking and non-deposit taking हो सकती हैं। ये सब हम इकोनॉमिक्स 550 में देख चुके हैं, आप देख सकते हो। Then consider next question is which of the following are possible impact of Sri Lankan economic crisis in India। तो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म, पहले तो टूरिज्म बैडली इफेक्टेड था कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ था, तो 15 से 20% जो इकोनॉमी है श्रीलंका की वो क्या है, टूरिज्म बेस्ड है, तो टूरिज्म वाज बैडली इफेक्टेड। दैन जो एक और बैड डिसीजन लिया गया था कि रातों रात उन्होंने 2019 के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करने का डिसाइड किया था। दैट वाज आल्सो बैड डिसीजन, जिसके कारण क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पर रिसेशन आ गया था, ठीक है। दैन दिस वर द मेजर रीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि इसका जो श्रीलंकन जो क्राइसिस है उसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिडक्शन इन इंडियाज एक्सपोर्ट, तो इट विल रिड्यूस इंडियाज एक्सपोर्ट, दिस इज करेक्ट है। इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो सकते हैं। स्ट्रेस ऑन दी, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास डिमांड ही कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो एक्सपोर्ट भी कम होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस ऑन इंडिया साउथर्न पोर्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगी, तो वहाँ पे जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ सकती है साउथर्न पोर्ट पे, ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट। माइग्रेशन ऑफ श्रीलंका इन इंडिया, दिस इज आल्सो करेक्ट है। रिडक्शन इन एविएशन ATF फ्यूल्स है। अभी इसमें देखने को क्या मिला था कि
एटीएफ फ्यूल्स है वो श्रीलंकन एयरलाइंस है, वो यहाँ से इंडियन जो पब्स हैं वहाँ से, एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से क्या है ये फ्यूल फिल करवा रही हैं, तो जिसके कारण क्या है एटीएफ की जो सेल है वो इंक्रीज हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। एटीएफ जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो सेल है वो इंक्रीज हुई है, बाकी डिक्रीज हुई है, ठीक है, देख सकते हो आप। देन विच रेफरेंस टू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफरेंस टू द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया है, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर क्या है 80 को 1 एंटरप्रेन्योर पर ब्रांच देना पड़ता है लोन्स। देन उसके रिगार्डिंग है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोजेक्ट चुनौती। प्रोजेक्ट चुनौती इज ए फोकस्ड ऑन नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक है, मेथी का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की है। प्रोजेक्ट चुनौती इज फोकस्ड ऑन नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप, दिस इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इन द निधि स्कीम सेलेक्टेड स्टार्टअप आर प्रोवाइडेड लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट मैटर गाइडेंस दी जाती है निधि के अंदर, दिस इज आल्सो करेक्ट है। सी फॉर कलकत्ता। तो निधि की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्मोनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन। नेशनल निधि की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। तो प्रोजेक्ट चुनौती इज ए स्टार्टअप चैलेंज अंडर दी नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम के अंदर ये एक स्टार्टअप चैलेंज है। तो ये प्रोजेक्ट चुनौती नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम्स के अंदर एक स्टार्टअप चैलेंज है, एंड इसके अंदर क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट मैटर गाइडेंस दी जाती है। एंड तो इट विल बी यूज टू आइडेंटिफाई 300 स्टार्टअप। प्रोजेक्ट चुनौती के अंदर 300 स्टार्टअप को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें से हमको इनको क्या है सीड फंड देंगे, 25 लाख रुपए का सीड फंड प्रोवाइड किया जाएगा। 300 स्टार्टअप्स को 25 लाख का सीड फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, पर स्टार्टअप 25 लाख है, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट चुनौती के अंदर ये टारगेट रखा गया है। दैन ये नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम क्या है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्कीम है। ये नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है टू क्रिएट ए रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो एम्पावरिंग द यूथ ऑफ द स्मॉलर टाउन टू शोकेस देयर पोटेंशियल इन बिल्डिंग इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी स्कीम, ठीक है। दैन निधि के अंदर क्या है, निधि क्या है एक अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम है निधि के अंदर फॉर नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन इनटू द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड निधि के जो फंडिंग है वो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी बोर्ड दे रहा है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड दे रहा है। एंड इसके जो है इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है निधि स्कीम को, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं निधि स्कीम को, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो नेक्स्ट statement is the word tardigrade was seen in the news. It is क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, उनमें एक लेटेंट स्टेट में चले जाते हैं जिसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस बोलते हैं। ये एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको क्रिप्टोबायोसिस बोलते हैं, टार्डिग्रेड इसको एग्जिबिट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, धन्यवाद।